दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एपिसोड में। चुनावी चौसर तैयार है, बैठकों का दौर जारी है। जहां एक तरफ इंडिया जो गठबंधन बना है, पटना से बेंगलुरु, दिल्ली तक बैठकें चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए यूपी से दिल्ली, दिल्ली से नागपुर और तमाम जगह उन शोध संस्थानों में, राजनीति की उन प्रयोगशालाओं में बैठकों का मंथन का दौर जारी है। और चुनाव जीतने के लिए किन परिस्थितियों को बनाया जाए, किन परिस्थितियों को पैदा किया जाए, कैसी परिस्थितियों के साथ, किस मुहावरे के साथ जनता के सामने उतरा जाए और जनता की नज़र में कैसा चेहरा पेश किया जाए जो चुनावी चौसर में जीत हासिल हो। इन्हीं सब चीज़ों में लगी हुई है सरकार और पूरा विपक्ष। लेकिन जहां न खाऊंगा न खाने दूंगा और तमाम वो चुनावी नारे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलानी सरकार, इस तरह के नारों के सहारे, राष्ट्रवाद के सहारे सत्ता में आई मोदी सत्ता अब कहीं न कहीं डगमगाती हुई जरूर नजर आ रही है। क्योंकि जब आप परिवारवाद पर वार करते हैं, परिवारवाद पर जब आप कुछ कहते हैं, तो लोगों के पास ये कहने को है कि आपके यहाँ भी परिवारवाद है। और परिवारवाद जो तमाम तरह से चल रहा है वो लोगों की नज़र में है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। उसी तरह से भ्रष्टाचार जो एक हथियार बड़ा बन के तैयार हुआ था भारतीय जनता पार्टी के लिए 2012-13 से लेकर 14 तक, चाहे वो रामदेव जी का मूवमेंट हो, चाहे वह अन्ना हजारे का मूवमेंट हो, और वो सारी चीज़ें तमाम से वो रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स जो 2G स्पेक्ट्रम में और कोयला में तमाम चीज़ों में घोटाले लेकर सामने आए थे 2013-14 में, उन सारी चीज़ों से जो एक मूवमेंट बन के तैयार हुआ था कि भ्रष्टाचार के विरोध में जब जनता ने वोट किया था। लेकिन जो चुनावी वर्ष ये चल रही है, इसी वर्ष में CAG की रिपोर्ट का बाहर आना, CAG की रिपोर्ट में तमाम से मंत्रालयों को घोटालेबाज सिद्ध करना, और उसके बाद उस रिपोर्ट के आने के बाद लगातार से जो उन मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, नितिन गडकरी जी का उसके बाद बयान आया, स्मृति ईरानी जी का बयान आया, जो पूरी की पूरी एकजुटता थी ब्यूरोक्रेट्स की, मोदी मंत्रिमंडल की, वो एकजुटता कहीं ना कहीं अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। और उसी का परिणाम है कि ये रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं, खुल के सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये लग रहा है कि उस मोदी सत्ता में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स किसी न किसी बात से पीड़ित हैं, इसलिए इस तरह की रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं। और जो मंत्री, पूरे जो मंत्रिपरिषद है, वो स्वयं ही जब एक की परत खुली तो एक ने दूसरे पे आरोप लगाए, दूसरा तीसरे पे लगा रहा है। अब आपस में ही एक तरह से भगदड़ का माहौल है उस मंत्रिपरिषद में, और उस पूरी एक लॉबी की जो ब्यूरोक्रेट्स लॉबी है ऊपर स्तर पर, चाहे वो किसी डायरेक्टर हों किसी विभाग के, चाहे वो CBC के डायरेक्टर हों, चाहे वो कैग के डायरेक्टर हों, तो वो तमाम जो रिपोर्ट्सें आ रही हैं, जिसमें एक तरफ ये खुलासा हुआ कि किस तरह से 18 करोड़ से बनने वाली सड़क में 250 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए लगा दिए गए, किस तरह से आयुष्मान भारत योजना में घोटाला हुआ, किस तरह से उसके बाद सामने आया कि स्मृति ईरानी जी के अंडर में जो एक मंत्रालय है, अल्पसंख्यक मंत्रालय, उस मंत्रालय में स्कॉलरशिप जो बांटी गई वो बड़े पैमाने पर फर्जी रजिस्टर्ड है, जो मदरसे जो कहीं चल ही नहीं रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप का पैसा दे दिया गया। और उनमें भी जो पैसे दिए गए उनमें भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश भी हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। ऐसे प्रदेशों के जब नाम आते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पूरी की पूरी डबल इंजन की गाड़ी ही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का धुआं छोड़ रही है। तो ये जो तमाम से माहौल बन के तैयार हो रहे हैं, और उसके बाद अगर दृष्टि डाली जाए राजनीतिक तौर पर, तो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे मजबूत जमीन जो है वो उत्तर प्रदेश और
गुजरात मानी जाती है। उत्तर प्रदेश जहां पूरा का पूरा 2014 में पूरा का पूरा एक तरह से 80 में 72, 2080 में 73 और उसके बाद 2017 में कितनी बड़ी आंधी आई, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। 2019 में एक बहुत बड़ा गठबंधन बना और उस गठबंधन के सामने भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से उभर कर सामने आई और वो गठबंधन जिस उम्मीद के साथ बनाया गया था वो उम्मीदें गठबंधन की पूरी नहीं हुई। उसी तरह से 2022 में फिर चुनाव हुआ, फिर बहुत अच्छी तरह से सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो बिसात बिछाई जा रही है इस बार इंडिया गठबंधन के द्वारा, उस बिसात में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि निश्चित तौर पर अब पैर डगमगाने लगे हैं। जैसा कि आरएसएस की जो एक पत्रिका छपती है उस पत्रिका में लिखा गया, आरएसएस की पत्रिका में ये छापा गया कि अब मोदी का चेहरा या हिंदुत्व का कार्ड ही काफी नहीं होगा चुनाव जीतने के लिए। और शायद इसीलिए जो राजस्थान और वहां पर जो राजस्थान में जो चुनाव समिति बनी है और जो भारतीय जनता पार्टी का एक जो कैडर बन के तैयार हुआ है, जो चुनाव संचालन समिति बनी है, उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा न लगाया गया। इसलिए नहीं, शायद नहीं लगाया गया कि अब चेहरों के सहारे या मोदी के चेहरे के सहारे या हिंदुत्व के कार्ड के सहारे चुनाव अब नहीं जीता जा सकता। जनता अब उन चीजों को बहुत ज्यादा, एक तरह से बहुत ज्यादा जनता उन चीजों पे जाना नहीं चाहती है। जनता के सामने महंगाई की जो एक मार जनता पर पड़ रही है, जनता ये जानना चाहती है कि जो मंत्री साहिबा 400 का सिलेंडर था, उस सिलेंडर को लेकर जब वो सड़क पर बैठ जाती थी, आज 1150 का सिलेंडर है तो वो मंत्री साहिबा मौन क्यों हैं। जब काले धन की बात आती थी तो फिर 9 सालों में कितना काला धन वापस आया, कितने काले धन किन लोगों के जमा थे, उन पर क्या कार्रवाइयां हुई। जनता इन सब चीजों पे जवाब कहीं ना कहीं चाहती है। तो ऐसा जो माहौल एक बन के तैयार हुआ, उसके बाद जो यूपी और गुजरात, तो उनमें भी खासकर यूपी, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। उस 80 लोकसभा सीट पर अगर कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन लगाया जाए और उन 80 पे अगर कंट्रोल कर लिया जाए, उन 80 में जो 70, 62, 63 और 72, 75 तक जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का पहुंचता है, उस आंकड़े को अगर 15, 10, 15 और 20 तक पहुंचने दिया जाए सिर्फ, तो कहीं ना कहीं ये निश्चित माना जाएगा कि शपथ लेना मोदी जी को मुश्किल पड़ सकता है। और निश्चित तौर पर यही वो बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश पर एक बड़ा फोकस किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 शुरू होने वाला है, उसका एक बहुत बड़ा भाग जो होगा, बहुत बड़ा व्यापक रूप जो होगा, वो यूपी में ही होगा। यूपी से होकर वो यात्रा गुजरेगी और फिर मुझे लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश उससे नापने की तैयारी चल रही है। और अगर वो यात्रा उत्तर प्रदेश से होकर निकलती है तो नफरत के इस दौर में, जहां यूपी में एक अलग मॉडल है, जहां भारतीय जनता पार्टी में मोदी मॉडल है, वहीं अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में योगी मॉडल जो डेवलप होकर तैयार हुआ है, जो बुलडोजर का मॉडल है, जो एनकाउंटर का मॉडल है, उस मॉडल के खिलाफ जब मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी, यूपी की सड़कों पर एक राष्ट्रीय नेता उतरेगा और यूपी की सड़कों को जब वो मोहब्बत की दुकान के नाम से नापेगा, तो क्या राजनीतिक हलचल होगी। और उसके बाद जो चुनावी चौसर बिछाई जा रही है, उसमें ये सुनने में आ रहा है, ये सूत्र बता रहे हैं और ये तैयारी भी शायद चल रही है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से फूलपुर अथवा मिर्जापुर की सीट पर नीतीश कुमार, जो बड़े कुर्मी चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, ये जो बेल्ट है फूलपुर मिर्जापुर, इस बेल्ट में कहीं न कहीं कुर्मी वोट बड़ी तादाद में है और उसी बेल्ट में नीतीश कुमार का आना, नीतीश कुमार वहां जब चुनाव लड़ेंगे फूलपुर या मिर्जापुर की सीट पर, तो निश्चित तौर पर जिस परसेंट में, जिन परिस्थितियों में, जिन आंकड़ों में वो वोट अपना दल या भारतीय जनता पार्टी में जाता है, उसमें कहीं ना कहीं जब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार वहां से चुनाव लड़ रहे होंगे और अपना दल
जो 2 भागों में विभाजित है, जिसकी एक में कृष्णा पटेल जो सोनेलाल जी की पत्नी हैं और दूसरे में अनुप्रिया पटेल। तो जब एक अपना दल भी इंडिया के साथ है और नीतीश कुमार भी साथ होंगे तो उसमें ध्रुवीकरण होगा कुर्मी वोट में और उसमें बंटवारे की स्थिति आएगी। तो कहीं न कहीं वो बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोरी पैदा करेगा। उसके बाद ऐसा मानना जा रहा है कि आजमगढ़ की सीट पर समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह पर दांव आजमा सकती है। अगर शिवपाल सिंह वहां से लड़ते हैं तो पूर्वांचल में जो यादव वोट है वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह उस चीज को प्रभावित करेंगे। उसके बाद ये सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी, वही वाराणसी जहां 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब गंगा में डुबकी लगाई थी तो ये कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। अब उसी बनारस में जब कहीं न कहीं प्रियंका गांधी जब 2022 में उत्तर प्रदेश में एक्टिव हुई थी और उन्होंने नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश में किए। बहुत हद तक या बिल्कुल ना के बराबर वो प्रयोग असफल रहे, बिल्कुल पूरी तरह से वो असफल साबित हुए, चुनावी जीत नहीं मिली। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनमें प्रियंका गांधी ने अपनी एक जगह बनाई और उनके आने के बाद उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ता कहीं न कहीं एक्टिव मोड में आए थे। अब वही प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो वो कार्यकर्ता जो उन्होंने तैयार किए थे 2022 में वो कहीं न कहीं 2024 में चुनावी मैदान, चुनावी जमीन बनाने में कामयाब साबित हो जाएंगे। और ये कहीं न कहीं जब ये देखा जाए बनारस का, अगर एनालिसिस किया जाए बनारस की लोकसभा का, तो जो वोट भारतीय जनता पार्टी यानी सांसद के रूप में मोदी को मिले थे वो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर जब पूरा विपक्ष एकजुट होगा और विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा और वो भी राष्ट्रीय चेहरा होगा, लड़ने का मुकाबला बराबर बराबर का होगा, तो उन वोटों में जो बंटवारा होगा और वो जिस तरह से बनारस की जनता ने जो उम्मीदें की थी, बहुत सारी उम्मीदें थी, बुलेट ट्रेन की उम्मीद थी और भी जो तमाम तरह के वायदे थे, क्वेटो बनाने की उम्मीदें थी, कहीं न कहीं बनारस की जनता उन उम्मीदों पर आज भी इंतजार कर रही है उन उम्मीदों का। तो जब ये घोटालों की लिस्ट लेकर जो कैग की रिपोर्ट में सामने आ रहे हैं, जो सीवीसी की रिपोर्ट में सामने आ रहे हैं, उन घोटालों की लिस्ट लेकर जब कोई बनारस में खड़े होकर ये बताएगा कि दरअसल कोई आया था जो ये कह रहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, उसकी वो फर्जी बात थी, हम वास्तविक रूप से बनारस को विकसित बनाने आए हैं। और वो जो विपक्ष का वोट है, जो कहीं न कहीं अखिलेश यादव जो बड़े छत्रप माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, उनका जो एक नारा है पीडीए का, अगर वो पीडीए और इंडिया दोनों मिलकर अगर बनारस की सीट को सही से एनालिसिस किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें बढ़ना वाजिब हैं। उसके बाद अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये जो एक बड़ा चक्रव्यूह बन के तैयार हो रहा है, उसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित नेता के तौर पर कांग्रेस ने जिनको बहुत ऊंचे स्तर तक स्थापित करने की कोशिश की है और ऊंचे स्तर पे अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उनको बना दिया गया हो, तो एक दलित नेता के जो दलित उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांशीराम जी ने जो दलित मूवमेंट एक तरह से खड़ा किया था, आज जो दलित 2014, 17, 19 और 22 गैर जाटव दलित जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से शिफ्ट हो गया था, उस दलित को भी जब उम्मीदें पूरी होती हुई नहीं दिख रही हैं, चाहे वह आरक्षण का मामला हो, चाहे वह अभी जो विवेक देवरॉय ने कहा कि संविधान नया अपनाना चाहिए, इस बात के बाद दलितों में जो एक नई चेतना जागृत हुई है, दलितों के अंदर मोदी सत्ता का जो मोह भंग होना शुरू हुआ है। क्योंकि कोई भी दलित, कोई भी शोषित वंचित समाज का व्यक्ति किसी पार्टी में राजनीति करे, किसी दल में रह के राजनीति करे, लेकिन जब उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं बाबा साहब अम्बेडकर या उनके संविधान पर चोट पहुंचाई जा रही है, तो अंदर से उसकी आत्मा कहीं न कहीं जरूर दुखी होती है और उसे लगता है कि ऐसी राजनीति से तो अच्छा है
कि इस दल का त्याग किया जाए या इस दल को अब सत्ता से हटाया जाना जरूरी हो गया है। इसलिए जो दलित नेता के तौर पर कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को स्थापित किया है, अगर वो उत्तर प्रदेश आ जाते हैं और उत्तर प्रदेश में आगरा अथवा पश्चिम की किसी सीट से, सहारनपुर वगैरह से कहीं से लड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर दलितों में जो एक चेतना जागृत होगी। और उसके बाद अगर कहीं टीम इंडिया में चंद्रशेखर को भी समाहित कर लिया गया, जयंत चौधरी पश्चिम से अपना काम करेंगे ही, तो फिर बड़े जो एक तरह से जो आंकड़े बनकर तैयार होंगे, वो जो मजबूत जमीन है उत्तर प्रदेश, उस जमीन का दरकना स्वाभाविक है। और अगर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन लग गया, उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा 60, 65 और 72, 75 पे पहुंच जाता है, वो आंकड़ा अगर 15 से 20, 22 पर रुक गया तो फिर शपथ लेना मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए आरएसएस सक्रिय है और जो तमाम तरह से भ्रष्टाचार खुल के सामने आ रहा है, बेचैनी जायज है। उसके बाद से भ्रष्टाचार की एक चिट्ठी मध्य प्रदेश में वायरल हुई, जिसमें ठेकेदारों के एक यूनियन ने बाकायदा हाईकोर्ट के जज को चिट्ठी लिख के ये कहा कि हमसे 50% का कमीशन मांगा जा रहा है। तो 50% का कमीशन जो बहुत बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। कैग की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं, सीवीसी की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं, तो कहीं न कहीं ये बताया जा रहा है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से अडानी कांड खुल के सामने आया, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, तो ये जो चेहरा एक नया सामने देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उस भारतीय जनता पार्टी का जो सतयुग होने का एक तरह से दावा करती है, जो ये करती है कि चारों तरफ चौतरफा रामराज्य है, उस रामराज्य में जब भ्रष्ट सरकार के पन्ने खुले, जब भ्रष्टाचार के पन्ने खुल के सामने आए और तमाम तरह से भ्रष्टाचार उजागर होने लगे, जड़ें हिलने लगे, ब्यूरोक्रेट्स एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे, मंत्री एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे, तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि अब कहीं न कहीं भगदड़ की स्थिति है। और वो शायद इसीलिए है कि चुनावी चौसर में इंडिया भी अब उसी तरह से लड़ने की तैयारी कर रहा है जिस तरह से उसे बहुत पहले लड़ना चाहिए था। उत्तर प्रदेश और गुजरात अगर हरा लिया जाता है, इंडिया भी ये मान चुका है कि अगर उत्तर प्रदेश और गुजरात में कदम रोक दिए जाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरह से स्टालिन अपना काम कर रहे हैं, उनको हराना बिल्कुल बहुत मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत पिछले समय से भी रहा है और अभी भी है। जिस तरह से जब वहां असली बाला साहेब की शिवसेना जो टीम इंडिया का हिस्सा है, कांग्रेस और बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना जब एकजुट होकर लड़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो चुनाव होने हैं अभी दिसंबर में, अगर उन चुनावों में भी जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है वो इंडिया के पक्ष में अगर वो चुनाव चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन प्रदेशों में भी फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी। पश्चिम बंगाल पहले से ममता बनर्जी के हिस्से में है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर एकजुट होकर लड़ती है, तो दिल्ली की 7 सीटों पर भी कहीं ना कहीं फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। और वैसे भी अगर पिछले 2019 के ही लोकसभा चुनाव को उठाकर देख लिया जाए, और तमाम सर्वे रिपोर्ट्स जो बता रही हैं, वो ये बता रही हैं कि 2019 के मुकाबले 2024 में मोदी की लोकप्रियता में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। ये उसी गोदी मीडिया के सर्वे हैं जिसपे मोदी सत्ता और मोदी भक्त दोनों बहुत अटल विश्वास करते हैं। वही चैनल ये बता रहे हैं कि 2019 के बाद लगातार मोदी की लोकप्रियता और मोदी की सरकार के प्रति विश्वसनीयता में गिरावट आई है। अगर हम 2019 के आंकड़ों को ही देखें तो 2019 में मोदी को वोट मिले थे 25 करोड़ से 26 करोड़ के बीच में, यानी एनडीए को, जो एनडीए है पूरा 38 दलों का, उसमें 25 से 26 करोड़ वोट मिले थे। और 26 करोड़ वोट एनडीए को मिले, इंडिया को वोट मिले 23 करोड़। 3 करोड़ वोट का सिर्फ अंतर है। और उस 3 करोड़ वोट में ही 144 सीट जहां इंडिया को मिली 23 करोड़ वोटों में, वहीं दोगुने से ज्यादा सीटें एनडीए को मिली। इन 3 करोड़ वोटों में ही सीटें दोगुने से ज्यादा कैसे हो सकती हैं? ये तब हो सकती हैं जब ये 23 करोड़ बटा हुआ था और वो 26 करोड़ एकजुट था।
अब जब 23 करोड़ ये एकजुट हो गया है और कहीं न कहीं जो लगातार राहुल गांधी, कांग्रेस या इंडिया की लोकप्रियता या विश्वसनीयता में जो बढ़ोतरी हो रही है और मोदी सत्ता की जो लोकप्रियता में कमी आ रही है, तो ये वोट कहीं न कहीं परसेंटेज भी ऊपर नीचे हो रहा है। अगर विधानसभा स्तर पर बात किया जाए तो फिर तो इंडिया आगे है, एनडीए पीछे है। विधानसभा की जो सीटें हैं पूरे देश में, उनमें से 1793 सीट इंडिया के पास है और 1704 सीट एनडीए के पास है। अगर सरकार, जो प्रदेश में सरकारें हैं, उनकी अगर बात की जाए तो इंडिया के पास 11 प्रदेशों में सरकार है और एनडीए के पास 12 प्रदेशों में सरकार है। लेकिन उन 12 में भी 6 में भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, 3 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे दल सहयोग में हैं। मतलब 6 में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार में है, 3 में भाजपा सत्ता में है, दूसरे दल सहयोग में हैं, और बचे हुए 3 में दूसरे दल सत्ता में है, भाजपा सहयोग में है। उनमें सिक्किम भी है। सिक्किम में भाजपा की 0 सीट है, लेकिन सरकार एनडीए की है, क्योंकि वहां की जो सरकार है वो एनडीए का हिस्सा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार भी इंडिया की बहुत मजबूत स्थिति में जिन प्रदेशों में है, 11 प्रदेशों में है। वोट परसेंटेज में भी इंडिया मजबूत स्थिति में 2019 में भी खड़ा था। विधानसभा की सीटों में तो एनडीए और इंडिया में अंतर है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए पैर डगमगा रहे हैं और पूरी की पूरी मोदी सत्ता बेचैन है। इसीलिए लगातार इंडिया पर हमले किए जा रहे हैं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के नए नए नारे गढ़ के सामने आ रहे हैं। लेकिन जब तमाम सी वो फाइलें खुलती हैं, तमाम सी वो चीजें खुलती हैं कि जब कोई नेता जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और वो भाजपा में चला जाता है, उसके बाद कैसे उसको मंत्री बना दिया जाता है जेल जाने के बाद, तो फिर ये नारे मिथ्या साबित हो जाते हैं। क्या इसीलिए इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर की नियुक्ति हम करेंगे? यही सब कोशिशें इसीलिए की जा रही हैं, इन रिपोर्टों को इसीलिए छुपाया जा रहा है। क्या ये आखिरी कोशिश है सत्ता बचाने की? और 2024 के लिए क्या अब आरएसएस और भाजपा भी ये मान चुकी है कि कहीं न कहीं निश्चित तौर पर उतना सरल चुनाव जीतना अब नहीं रह गया है जितना पिछले कुछ वर्षों से समझा जाता रहा है? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 2024 और आज के वर्तमान समय में जो 9 महीने की दूरी है, 8 महीने की, उस दूरी के बीच में खड़ी है जनता, और जनता का विश्वास, जनता का वोट, जनता का फैसला। और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता के फैसले को सर्वोपरि माना जाता है। चाहे फिर वह सरकार हो, विपक्ष हो, हम हो या आप हो, जनता के फैसले को ही सर्वोपरि मानते हैं। उसी इंतजार के साथ हम विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। हमारा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। दीजिए हमें इजाजत। चलते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।